हेलो पीपल, आई एम अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर 3। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने पढ़ा था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना? तो गाइस, हमें आज इस लेक्चर में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। बहुत लोग बोल रहे होगे कि सर ये डिलीटेड टॉपिक है। हाँ, मुझे भी पता है, लेकिन हमें ये टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम पहले पढ़ते हैं कि हमने इस लेक्चर तक क्या क्या पढ़ लिया है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने स्टार्ट किया हमारा चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट हर एक जगह लगता है, इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, हर एक जगह क्या लगता है? मैनेजमेंट लगता है। ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी क्या लगता है? मैनेजमेंट लगता है। हाँ या नहीं? हाँ, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक जगह क्या लगता है? मैनेजमेंट लगता है। तो मैनेजमेंट क्या है? एक की है। हम मैनेजमेंट करते क्यों? बिकॉज हमारे कुछ गोल्स रहते हैं, कुछ हमने गोल्स सेट करके रखते हैं। वो गोल्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? एक चाबी है जिससे हम हमारे गोल्स को क्या कर पाएंगे? अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने सोर्सेज है? कितने रिक्वायर्ड सोर्सेज है? 3 सोर्सेज। कौन से? मशीन्स, मटेरियल एंड मनी। वैसे ही मैनेजमेंट और एक क्या है? रिक्वायर्ड सोर्स है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फिर इसलिए मैनेजमेंट आज के जमाने में बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है ना? एंड बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज दी है, कुछ प्रिंसिपल्स दी है, कुछ ऑब्जर्वेशंस करने के बाद, कुछ सिस्टमैटिक स्टडीज करने के बाद उन्होंने क्या दिया है? कुछ थ्योरीज दिए है ना, कुछ प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। उनमें से एक है एफडब्ल्यू टेलर, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। एक है हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, एंड एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। ठीक है, एंड ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो थ्योरीज है, ये वेरी करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशंस। ठीक है, फिर हमने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन। अगर हमारे कुछ गोल्स है इंडिविजुअल के या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो गोल्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस टेक्निक्स एंड उस सिस्टम्स को क्या करना पड़ता है? एडॉप्ट करना पड़ता है, जिससे हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाए। एंड ये सिस्टम एंड ये टेक्निक्स को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स बोलते हैं। एंड ये प्रिंसिपल्स कुछ जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है मैनेजर्स को। क्या हेल्प करती है मैनेजर को? इफेक्टिव डिसीजंस ले पाए, अपने बिजनेस को समझ पाए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ पाए, उससे क्या करवा पाए? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा पाए। इसलिए प्रिंसिपल्स क्या करता है? कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम क्या कर पाएंगे? अचीव करवा पाएंगे। फिर हमने डेफिनेशन देखे थे। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रोपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और अ बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। प्रिंसिपल क्या? एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो हर एक इंडिविजुअल या हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस बनाकर चलना पड़ता है। हर एक इंडिविजुअल या हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर चलना पड़ता है, तभी तो हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे, तभी तो हम हमारे बिजनेस को ग्रो करवा पाएंगे। हाँ या नहीं? ठीक है, इसलिए जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर एक जगह एप्लीकेबल है, ईच एंड एवरीवेयर, हर एक जगह सेम प्रिंसिपल्स लगते हैं। फिर हमने एक प्रिंसिपल देखा था मैनेजमेंट का, जो है डिवीजन ऑफ वर्क। जो इंसान के पास जैसी कैपेबिलिटीज है, जो क्वालिटीज है, उसके अकॉर्डिंग उसे क्या दिया जाता है? काम दिया जाता है। ये भी क्या? एक मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है। जब हम ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उससे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना? जैसे हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे वैसे हमें क्या मिलेंगे? रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या हम मैनेजमेंट विदाउट प्रिंसिपल्स कर सकते हैं क्या? नहीं। हमें प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है अगर हमें हमारे बिजनेस के गोल्स को अचीव करना है ना? इसलिए मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। अगर हमें एकदम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना है तो ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। पहले प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा, है ना? तभी तो हम अप्लाई करवा पाएंगे। हम प्रिंसिपल्स को कब अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो डिपेंड करता है
कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है, साइज कैसा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करवाते हैं, जिससे हम अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे। ये प्रिंसिपल्स हमें क्या सिखाता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना, है ना। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को हेल्प करता है प्रॉपर मैनेजमेंट करने में, है ना। कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है जिससे मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करवा पाएगा, अचीव करवा पाएगा, है ना। आया कि नहीं आया समझ में, पक्का। फिर हमने देखा था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे होगे कि सर आप ये टॉपिक्स को बार बार रिवाइज क्यों करवा रहे हो, हमने पढ़ तो लिया पिछले दो टॉपिक्स में, लेकिन हम जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से हमें याद होगा। बिकॉज मुझे पता है कि हम में से कोई सेल्फ स्टडीज नहीं करता, है ना। इसलिए मैं हर एक लेक्चर में क्या करता हूँ, लास्ट लेक्चर्स को रिवाइज करवाता हूँ। हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ के रखा है, इसलिए मैं हर एक लेक्चर में रिवाइज करवाता हूँ कि हमें वो सारी चीजें वापस से रिकॉल हो जाए जो हमने पढ़ी है। बहुत जरूरी है, बिकॉज हम सेल्फ स्टडीज तो करते नहीं है, इसलिए मैं अपनी तरफ से एफर्ट दे देता हूं, है ना। इसलिए हमारा ये लेक्चर की लेंथ बढ़ जाती है, बिकॉज आप ये लेक्चर को तो पूरा ही देखोगे, है ना। इसलिए साथ साथ में हमारा प्रीवियस टॉपिक्स भी क्या हो जाएगी, हमारी रिवाइज हो जाएगी। इसलिए मैं हर एक लेक्चर में क्या करता हूँ, रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। बस आराम से बैठकर सुन लिया करो, देख लिया करो, और कुछ नहीं। आए समझ में। तो हमने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या नेचर है, पहला यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हम जो भी प्रिंसिपल्स बनाते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। जब इन प्रिंसिपल्स को लगाते हैं, जब हम हमारे बिजनेस में अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स हर एक जगह लगता है ना। मैनेजमेंट हर एक जगह लगता है, ईच एंड एवरीवेयर। तो हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स भी है, इसलिए वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। एंड ये मैनेजमेंट करने के लिए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल्स को हम कब अप्लाई करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, साइज कैसा है, सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। आई चीज समझ में। इसलिए ये प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अगर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो हमें कुछ थ्योरीज एंड कुछ टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, जो कुछ लोगों ने बनाकर दी है, कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, कुछ सिस्टमैटिक स्टडीज किए, उसके बाद ये प्रिंसिपल्स बने। एंड ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली क्या है, एप्लीकेबल है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जनरल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करती है, हमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। किसे, मैनेजर को क्या हेल्प करती है ये गाइडलाइंस, उन्हें इफेक्टिव डिसीजंस लेने में, है ना। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ डिसीजंस ले पाए मैनेजर को, ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। ये प्रिंसिपल समझाते हैं कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन कर पाए, कैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करवा पाए, ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। ये प्रिंसिपल्स गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को। आया समझ में कि हमें जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा पाए, ऑर्गेनाइजेशन में जो सिचुएशंस आती है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा पाए, प्रिंसिपल्स यहां पर काम आते हैं। हर एक जगह प्रिंसिपल्स काम आते हैं। हमें करना क्या, मैनेजमेंट करना है ना। क्यों, हमारे कुछ गोल सेट करके रखे हैं, इसलिए हमको मैनेजमेंट करना है। लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर वो हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे, तभी हम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे, तभी हम हमारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आए समझ में। थर्ड पॉइंट क्या था, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैंने अभी बताया कि कुछ लोगों ने प्रिंसिपल्स बनाए, कुछ थ्योरीज बनाए, कुछ टेक्निक्स बनाई है। एक है हेनरी फ्योल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। एक है एफ डब्ल्यू टेलर जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। तो ये क्या प्रिंसिपल ऐसे ही बन गए क्या, नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं बनते ये प्रिंसिपल्स, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें कोई सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर करना पड़ता है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं आते 95 प्लस, है ना। तो वैसी प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है, ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते हैं, है ना। ये ऑब्जर्वेशंस को, ये एक्सपेरिमेंट्स को अप्लाई करने पड़ते हैं। जब ये सक्सेसफुली होते हैं तभी ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। कुछ सिस्टमेटिक स्टडीज रहती है,
वो सिस्टमेटिक स्टडीज करने के बाद ये प्रिंसिपल्स को बनाए जाते हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। हम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या रहता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर रहता है। हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ अ बिजनेस। फ्लेक्सिबल है ये प्रिंसिपल्स, हम चेंज कर सकते हैं, है ना। हमारे बिजनेस का कैसा नेचर होगा, कैसा सिचुएशन होगा, कैसी साइज होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे प्रिंसिपल्स को चेंज करेंगे। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं हमारे नेचर में। फिर एक है बिहेवियरल इन नेचर। मतलब क्या, मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट का एम क्या है, हमारे गोल्स को अचीव करना। हम ये गोल्स को कब अचीव कर पाएंगे, जब हम एक इंडिविजुअल या हम एक ग्रुप में एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। चाहे हम इंडिविजुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करें, काम करें, या एक ग्रुप में काम करें। आया समझ में। इसलिए ये प्रिंसिपल्स, ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, ह्यूमन बींग्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, काम करने में मदद करते हैं। आया समझ में। ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे हम अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर पाए, जिससे हम हमारे गोल्स को अचीव करवा पाए। आया समझ में कि नहीं। फिर एक था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। हम कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, बदले में हमको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस की सिचुएशन कैसी है, बिजनेस का नेचर कैसा है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हम क्या करेंगे उससे हमको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, हम क्या इनपुट डालेंगे हमें क्या आउटपुट मिलेंगे, ये क्या रहता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि हर एक प्रिंसिपल का इक्वल इंपॉर्टेंस रहता है, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल का। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही प्रिंसिपल के ऊपर फॉलो करना है, नहीं, हमें सारे प्रिंसिपल्स को साथ लेकर चलना है, सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, तभी तो हमें जो आउटपुट मिलेंगे वो एकदम अच्छी तरह से मिलेंगे, तभी तो हम हमारा मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। हाँ या नहीं, ठीक है। इसलिए हमें सारे प्रिंसिपल्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मीनिंग एंड डेफिनेशन, एंड हमने कुछ नेचर्स पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो आज हमें पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हो कि सर ये तो डिलीटेड टॉपिक है, फिर क्यों पढ़ा रहे हो। अरे ये सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, मतलब क्या, इंपॉर्टेंस है कि मैनेजमेंट के, मतलब ये प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है क्यों बनाए गए हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इन प्रिंसिपल्स का, इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बनाए गए हैं, है ना। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स बनाए मैनेजमेंट के, एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए मैनेजमेंट के। लेकिन वो पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ये प्रिंसिपल्स बनाए क्यों गए, क्या इंपॉर्टेंस है इन प्रिंसिपल्स का, ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हाँ, ये पेपर में टॉपिक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारे प्रिंसिपल्स को हम समझ पाएंगे अच्छी तरह से। जब हम पहले समझ जाएंगे कि ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्यों बनाए गए हैं, क्यों, क्वेश्चन मार्क, तभी हम हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं हम उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। क्या इंपॉर्टेंस है हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के, ये देखते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने अभी डिस्कस किया ना नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। हम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं वो हर एक जगह क्या है, एप्लीकेबल है, ईच एंड एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर एक जगह लगता है, तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली क्या है, एप्लीकेबल है, हर एक जगह एप्लीकेबल है। आया क्या समझ में, पक्का। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स विच आर रिकरिंग। ये प्रिंसिपल्स क्या रहता है, प्री डिफाइंड सॉल्यूशंस है, क्या है, प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम्स की। मतलब क्या, हम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हमारे बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क रहती है, कुछ अनसर्टेन इवेंट्स आते हैं, इसलिए हमें मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है कि हम वो प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाए, हम वो सिचुएशन से बाहर निकल पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट करने के लिए क्या कुछ प्रिंसिपल्स है,
उसे अप्लाई करवाना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है, हमें समझाते हैं कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है बिजनेस का, है ना। ये प्रिंसिपल्स हमें समझाते हैं कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम ग्रो कर पाएंगे, ये प्रिंसिपल्स हमें समझाते हैं। एंड ये प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं मैनेजर को। ये प्रिंसिपल्स क्या है, एक प्री डिटरमाइंड क्या है, सॉल्यूशंस है। अगर कभी कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उससे हम क्या कर पाए, टैकल कर पाए। तो मैनेजर्स को ये प्रिंसिपल्स बहुत हेल्प करते हैं, है ना। इसलिए प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत जरूरी है इसे समझना, है ना। प्रिंसिपल्स क्या, एक प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम्स के। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर कोई पेशेंट है, उसे बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बताता है, अपना इलाज करवाता है, लेकिन डॉक्टर के पास उस बीमारी का इलाज तो है ना, उसका सॉल्यूशन तो है ना, उसे पता है कि इस बीमारी का क्या क्या इलाज है, क्या सॉल्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या प्रोवाइड करेगा, उसे मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। तो मेडिसिन जो प्रोवाइड करवा रहा है वो क्या, एक प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशन है उस बीमारी का। वैसे ही हमारे बिजनेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पर हमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, जो जो रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, है ना, वो रिस्क हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जिसे टैकल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारे बिजनेस को वाइंड अप करने की नौबत आ जाती है। तो ये सिचुएशंस को हम कैसे हैंडल कर पाएंगे, जब हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता रहेंगे, है ना। प्रिंसिपल्स मतलब क्या, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ही रहते हैं ना। जब हमें पता रहेगा कि ये प्रॉब्लम के लिए ये प्रिंसिपल को अप्लाई करें, तब हम वो सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो ये प्रिंसिपल्स को जानना क्या है, बहुत जरूरी है। फिर दे आर गाइडिंग द मैनेजर्स, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैनेजर टू नो दैट। प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मैनेजर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मैनेजर के लिए कि वो प्रिंसिपल्स को समझे और उसे अप्लाई करे अपने बिजनेस में, जिससे वो एक अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करवा सकते हैं, अचीव करवा सकते हैं। इसलिए आए समझ में। इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन अ ग्रुप एक्टिविटी, वन नीड्स टू अप्लाई प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने देखा था कि मैनेजमेंट हर एक जगह लगता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, हर एक जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। तो जब मैनेजमेंट हर एक जगह लगता है, तो प्रिंसिपल्स भी तो अप्लाई करने पड़ेंगे ना हर एक जगह, कि नहीं। इसलिए प्रिंसिपल्स क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर है, हर एक इंडिविजुअल या हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये अप्लाई करवाना पड़ता है। इसलिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्या है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो हर एक इंडिविजुअल या हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस बनाकर चलना पड़ता है। आए समझ में। इसलिए प्रिंसिपल्स को अपना बेस बनाकर चलना पड़ता है। जब हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा ना, तो उसके ऊपर हर एक खड़ी हुई इमारतें स्ट्रांग रहेगी। अगर हमारा बेस ही डगमगा जाएगा ना, तो उसके ऊपर जितने भी फ्लोर्स बनेंगे ना, वो सारे डगमगा जाएंगे। आया कि नहीं आया समझ में, पक्का। और ये प्रिंसिपल्स को हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे बिजनेस का नेचर क्या, हमारे बिजनेस की साइज कैसी है, कैसी रिक्वायरमेंट्स है हमारे बिजनेस को, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। दिस प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड एंड प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड। अब ये प्रिंसिपल्स तो ऐसे नहीं बनाए जाते हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं, तो भी हमें हार नहीं माननी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्टडी करने के बाद हम क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ठीक है। Therefore, it is important to study the significance or importance of the management principles which with the help of following facts। इसलिए हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का इंपॉर्टेंस पढ़ना बहुत जरूरी है। भले ही हमारा रिलेटेड टॉपिक क्यों नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना। तभी अगर हम ये समझ जाएंगे ना कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को क्यों बनाए गए हैं, तो हम जल्दी से ऐसे हमारे प्रिंसिपल्स समझ पाएंगे। आएगा समझ में, ठीक है।
तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस देखते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्या है? प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, है ना। ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, ये बहुत यूजफुल है मैनेजर्स को। जब ये मैनेजर्स ये समझ जाएंगे, ये प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे, तब वो लोग एक अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर पाएंगे, तभी वो एक इफेक्टिव डिसीजंस ले पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करवा पाएंगे? अचीव करवा पाएंगे। ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को क्या हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ करने में, उसके गोल्स अचीव करवाने में। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? हेल्प करते हैं मैनेजर को। दिस स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशंस एंड द प्रॉब्लम्स। ये प्रिंसिपल्स क्या हेल्प करता है? हम वो सिचुएशन को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाए? हमारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाए। आए क्या समझ में? It further helps the manager to find the solutions to the problems and handle the situations. ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर को क्या हेल्प करते हैं? वो सिचुएशन को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन को क्या कर पाएगा? सॉल्व कर पाएगा, टैकल कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं इस टॉपिक पर, आपको भी समझ में आ जाएगा कि अगर हमें मैनेजमेंट करना है तो प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल्स को अप्लाई किए बिना हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, है ना। हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो हम इंडिविजुअल की बात करें, चाहे वो हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हम किसी की भी बात क्यों ना करें, हर एक जगह प्रिंसिपल्स लगते हैं। आया समझ में? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल्स। ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो क्या एक आउटकम है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस करने के बाद हमें मिले हैं। हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं एंड एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। मैं ये बार बार आपको याद दिलाऊंगा ना तो हमारे दिमाग में ये सारी चीजें बैठ जाएगी, कभी भी नहीं भूलेंगे हम ये चीजों को। ठीक है। द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इज हेल्पिंग मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? मैनेजर को हेल्प करता है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैसी सिचुएशन चल रही है ना। दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडलाइंस रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। एंड ये प्रिंसिपल्स और किस तरह से हेल्प करता है? हमारे जो रिसोर्सेस है वो एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइज हो एंड वेस्टेज कम हो, एंड दी गोल्स कैन बी अचीव्ड इन अप्रोप्रिएट मैनर। एंड हमारे गोल्स को क्या कर पाए? हम अचीव कर पाए एक अप्रोप्रिएट मैनर में। आए क्या पहला पॉइंट समझ में? पहला पॉइंट क्या है? प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। ठीक है। देखो हम एक टॉपिक को पढ़ रहे, भले वो डिलीटेड टॉपिक है, लेकिन हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना। पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या काम आने वाला है। जब ये प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, अगर हम फ्यूचर में अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, अगर हम मैनेजर बनते हैं कोई भी बिजनेस के, तो हमें समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा था। कॉमर्स की यही अच्छी बात है कि हम जो पढ़ रहे हैं भले ही वो थियोरेटिकल है, लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये सारी चीजों को हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में कि नहीं? हेल्पफुल इन इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और किन चीजों में हेल्प करते हैं? हमारे पास जो रिसोर्सेस है हम उसे अच्छी तरह से क्या कर पाए? यूटिलाइज कर पाए। बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज रहते हैं वो एकदम स्केयर रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, उसका यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। उसके कुछ अल्टरनेटिव यूजेस रहते हैं, उसे यूज करना चाहिए। आया कि नहीं आया समझ में? इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर यूज्ड, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। हर एक बिजनेस में कितने तरह के रिसोर्सेज रहते हैं? दो तरह के, एक फिजिकल रिसोर्सेज
जो रहती है मशीन्स, मटेरियल्स, मनी, एंड एक रहता है ह्यूमन रिसोर्सेस, मैन पावर। हमने देखा था कि बिजनेस के कौन से रिक्वायर्ड सोर्सेज है, 4 4M। कौन से? पहला मशीन्स, मनी, मटेरियल, एंड फोर्थ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन करता है? मैन पावर, ह्यूमन बींग्स करते हैं ना मैनेजमेंट, कि नहीं? इसलिए रिसोर्सेस को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक रहता है फिजिकल रिसोर्सेस, सेकेंड रहता है ह्यूमन रिसोर्सेस। द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दिस रिसोर्सेस। इसलिए हमने देखा था प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इस रिसोर्सेस में, है ना, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए फिजिकल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे फैक्ट्री में मशीन्स है ना, समझ लो 10 मशीन्स है, अगर हम एक मशीन पर 10-10 लोगों को काम करवा रहे हैं, तो हम क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं क्या रिसोर्सेस का? नहीं। एक ही मशीन पर अगर 10 लोग काम करेंगे तो हमारा लेबर फोर्स बहुत लग रहा है ना, अरे हमें लेबर कॉस्ट बहुत लग रही है, तो हमारी क्या फिक्स्ड कॉस्ट पर हम वेरिएबल कॉस्ट बहुत लगा रहे हैं। सर बोले फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा इसे छोड़ो, इतना तो समझ में आता है ना कि अगर एक ही मशीन पर हम 10 लोगों को काम करने लगाएंगे तो वहां पर मैन पावर बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं? एक एग्जांपल लेते हैं, अगर एक जेरोक्स मशीन है ना, एक जेरोक्स मशीन को हैंडल करने के लिए कितने लोग लगते हैं? मैक्स टू मैक्स 2 लोग। अगर हम उस जेरोक्स मशीन पर हम 5 लोगों को काम करने लगा रहे हैं तो हमारे लेबर्स जो है ज्यादा काम कर रहे हैं, हमें लेबर की कॉस्ट ज्यादा लग रही है ना, कि नहीं? तो हमारा जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम यूज हो रहा है क्या? नहीं, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? तो इसलिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको एकदम बैलेंस करके चलना चाहिए कि जो फिजिकल रिसोर्सेज है एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेज है प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। आया समझ में? By putting them to optimum use and the control of wastage of resources while maintaining discipline and healthy working environment, management always use techniques and principles। अगर हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करनी है, हेल्दी कंडीशंस एनवायरमेंट मेंटेन करने, तो ये प्रिंसिपल्स जरूरी है समझना। It helps in establishing cordial relationship between management and employees, which increases the efficiency level of employees and also affects the effective administration। For example, use of standard tools and machinery helps in increasing quality or productivity, or as well as in increasing level of efficiencies of human resources। आया क्या समझ में? थर्ड है साइंटिफिक डिसीजंस। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजंस मींस सिस्टमैटिक एंड बैलेंस्ड डिसीजंस। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में साइंटिफिक डिसीजंस बहुत जरूरी है। साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक एंड बैलेंस्ड डिसीजंस। सिस्टमैटिक डिसीजंस होने चाहिए, है ना। प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स। ये जो प्रिंसिपल्स जो है प्रोवाइड करवाते हैं गाइडलाइंस, वो मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं। जब वो मैनेजर्स वो प्रिंसिपल्स को समझेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि हमारे बिजनेस को कैसे चलाया जाता है ना, हमारे बिजनेस की कैसी सिचुएशंस है, कैसी रिक्वायरमेंट्स है। टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस टेकफुली, अदरवाइज द मैनेजर्स हैव टू वर्क ऑलवेज विथ द ट्रायल एंड एरर मेथड। अगर कोई भी मैनेजर प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करता है तो उसे ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम करना पड़ता है। मैंने क्या बोला, हमारे बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो अब हमारे गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं कर पाए, अगर हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम हमारे काम को बंद कर देंगे, हमारे बिजनेस को बंद कर देंगे, नहीं, लेकिन हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर बेसिस पर कुछ काम करो, फिर देखो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव, लेकिन हम कितनी बार ये ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम करेंगे? नहीं कर सकते ना। अगर हमें इन वन गो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, पॉजिटिव चेंजेस चाहिए,
तो हमें प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आज के वर्किंग कंडीशंस में, आज के वर्किंग एनवायरनमेंट में हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आज का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना भाई साहब, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इसलिए मैनेजमेंट एकदम रैपिडली ग्रो कर रहा है। हमें ये चीजों को अडॉप्ट करना है, ये सारी टेक्निक्स को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है अगर हमें मार्केट में सरवाइव करना है, अगर हमें हमारी गुडविल बनाकर रखनी है। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम मार्केट में बहुत पीछे हो जाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वाइंड अप करना पड़ेगा, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इसलिए प्रिंसिपल्स को बहुत समझना जरूरी है। अगर हम प्रिंसिपल्स को ही अप्लाई नहीं करेंगे तो हम कब तक ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम करेंगे? कब तक? हमें कब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे क्या पता है? नहीं। एटलीस्ट हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हमारे मैनेजमेंट को तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, है ना। हमारे बिजनेस में जो रिस्क है हम उसे टैकल कर पाएंगे। हमारी तरफ से कुछ अनडिजायरेबल या अनफेवरेबल इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें बिजनेस में रिस्क होता है, हम उसे कम कर पाएंगे। हाँ, कुछ रिस्क रहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं रहते, हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन हमसे जो इवेंट्स होते हैं, जो गलत इवेंट्स होते हैं, जो अनफेवरेबल या अनडिजायरेबल इवेंट्स रहते हैं, हम उसे मिनिमाइज तो कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब हमें ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता रहेंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। आए क्या समझ में कि नहीं? पक्का? चलो, with the use of various management principles one can get an idea about how to analyze the situations। अगर जिन्हें ये प्रिंसिपल्स पता है तो वो लोग एक सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको उसके अकॉर्डिंग हम एक प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। ठीक है। टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड द रिजल्ट्स। साइंटिफिक डिसीजंस भी बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, क्या बोला मैंने? अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज बिजनेस करने के हमारे कितने ऑब्जेक्टिव रहते हैं? 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। पहला प्रॉफिट कमाना, दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करना, कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना, कस्टमर्स की नीड्स को क्या करना? सेटिस्फाई करना। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करना। जब हम सोसाइटी के वेलफेयर में हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी तो हम हमारे बिजनेस को क्या करवा पाएंगे? ग्रो करवा पाएंगे। आएगा समझ में? इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। वन सेकेंड, हाँ ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स are based on every aspect of organization. They are not developed only from viewpoint of handling the resources effectively, but they guide management in understanding the social responsibility of organization so they can focus on providing quality of products at a reasonable prices, avoiding artificial monopolistic situations in market, fair competitions, fair remunerations, change in environment, healthy working place, standard tools and machineries and etc. हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत समझना जरूरी है अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो। आया कि नहीं आया समझ में? अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे, अगर हम वेलफेयर करेंगे सोसाइटी में, इससे क्या होगा? हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, हमारे न्यू कस्टमर्स बनेंगे, हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो बने रहेंगे हमारे बिजनेस में। आया समझ में कि नहीं? पक्का? इसलिए हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना बहुत जरूरी है। फिर 5th पॉइंट है हमारा। 5th पॉइंट क्या है? एंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे ग्रोइंग बिजनेस में, है ना, अगर हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करवाना है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना कि नहीं?
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक बोले तो फ्लेक्सिबल इन नेचर। अरे हमने एक नेचर पढ़ा था ना, जो फ्लेक्सिबल इन नेचर रहता है उसको बोलते हैं डायनेमिक। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हम हमारे प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसी कहते हैं डायनेमिक। देयर नेचर्स गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द changes in the business world. Over the years, they have developed to suit the current need. It enables the manager to bring consistent improvement in them. Management adopts new trends at working place. Automatically, these guidelines help management to take comparison of used principles with its expected outcome. ये गाइडलाइंस क्या हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि हमने कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया, उससे हमको कौन सा आउटपुट मिल रहा है। एंड ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या रहता है, डायनेमिक इन नेचर रहता है। जैसे बिजनेस की वर्किंग कंडीशंस चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है, जिससे हमारे आउटकम पर इफेक्ट ना पड़े, जिससे हमारे आउटकम पर इफेक्ट ना पड़े। आया क्या समझ में? If needed, management can modify the principles according to the situations, as the management is having liberty to take decisions at their own. मैनेजमेंट करना बोले तो ये एक लिबर्टी है, मैनेजमेंट करना बोले तो एक लिबर्टी है हमारे पास, हम हमारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं, ये हमारे लिए क्या एक लिबर्टी है। तो जैसा मार्केट कंडीशंस रहेगा, जैसा बिजनेस का कंडीशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं, हम हमारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। आए क्या समझ में? दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ट्रेनिंग है, ये जो रिसर्च है, ये क्या हेल्प करता है हमें, हमारे बिजनेस के ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, एंकरेज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में। फॉर एग्जाम्पल, R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन द फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है तो हमें बहुत ज्यादा क्या लगता है, खर्चा लगता है। आया समझ में कि नहीं? पक्का? ठीक है। फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या है, हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में, हमारे सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिक्वायर्ड सोर्सेज है उसको कोऑर्डिनेट करने में एंड उसे इफेक्टिव कंट्रोल करने में। ये प्रिंसिपल्स क्या, हमारे मैनेजर को कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है, वो गाइडलाइंस मैनेजर को बहुत हेल्प करती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस को लेने में, है ना, इफेक्टिव कंट्रोल बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। क्योंकि हमें ये रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये दोनों को बैलेंस करने में, कोऑर्डिनेट करने में, ये दोनों पर कंट्रोल करने में बहुत जरूरी है। क्यों? जब हम हमारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे तभी तो हम हमारे प्रॉफिट्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। अगर हम हमारा वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज का वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तभी तो हम हमारे बिजनेस को क्या करवा पाएंगे, ग्रो करवा पाएंगे। आता क्या समझ में कि नहीं? पक्का? It is a very challenging to create coordination and cooperations among different employees working in different departments. Different departments. हमने देखा था कि हमारे मैनेजमेंट के कितने लेवल्स रहते हैं, हमने पढ़ा था कि हमारे मैनेजमेंट के कितने लेवल्स रहते हैं, 3 लेवल से रहते हैं। कौन से लेवल, एक बार याद करवा पाओगे क्या? टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल पर कौन काम करता है? एग्जाम्पल CEO, MDs, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनके नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स रहते हैं जो मैनेजर्स रहते हैं, और जो बॉटम लेवल पर काम करते हैं मैनेजर्स के कुछ सबऑर्डिनेट्स रहते हैं जो जूनियर लेवल पर काम करते हैं। अरे आता क्या समझ में कि नहीं आता? पक्का? तो ये टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है, मिडिल लेवल बॉटम लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अरे तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा?
प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए ना कि नहीं, टॉप लेवल का मिडिल लेवल के साथ, मिडिल लेवल का बॉटम लेवल के साथ। जब ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स रहते हैं, 3 लेवल्स रहते हैं। जब ये तीनों लेवल्स पर अच्छे से काम होगा, ये तीनों लेवल्स में अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो क्या हो पाएगा, काम हो पाएगा। अदरवाइज कैसे हो गए हमारे काम, हमारे गोल्स को हम कैसे अचीव कर पाएंगे। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, है ना, जितने भी लेवल्स पर जो भी काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि नहीं। आए क्या समझ में? इसलिए प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशंस होना जरूरी है। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। मैनेजर का बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है अपने सबऑर्डिनेट्स पर ध्यान रखना, है ना। अगर जो टॉप लेवल पर काम कर रहा है वो मिडिल लेवल पर ध्यान रखेंगे, जो मिडिल लेवल पर काम कर रहे हैं वो बॉटम लेवल पर ध्यान रखेंगे। आया कि नहीं आया समझ में? ये इनके ऊपर ध्यान रखता है, ये इनके ऊपर ध्यान रखता है। ऐसे ही क्या होता है, हमारा बिजनेस का काम होता है, हमारे बिजनेस को गोल्स अचीव करवाने में ये प्रिंसिपल्स बहुत हेल्प करते हैं। ये प्रिंसिपल्स हमें समझाते हैं कि इनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। आया क्या समझ में कि नहीं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सुटेबल सिस्टम व्हाइल एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिमम यूज हो। पक्का? आया क्या समझ में कि नहीं? ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच। With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. Managers can identify the business opportunities. जब मैनेजर्स अगर प्रिंसिपल्स को समझ पाएंगे तो वो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को भी समझ पाएगी कि हमारे बिजनेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। रूट कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन करेक्ट मैनर। रूट कॉजेज प्रॉब्लम इन द करेक्ट मैनर, हमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी है। जब हमें वो प्रॉब्लम्स पकड़ में आएगी तभी तो हम हमारा काम अच्छे से कर पाएंगे, तभी तो वो मैनेजर अपना काम कर पाएगा, जब उसे उसके जड़ की प्रॉब्लम मिलेगी तब। प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस ऑन इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द मैनेजर्स। एंड ये क्या करता है, मैनेजर्स के माइंड में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जब वो प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। वैसे ही हमारे साथ कुछ रहता है, अगर हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं तो हम सही रास्ते पर चलते हैं, है ना। हमारे पेरेंट्स, हमारे हमसे जो एल्डर्स है वो हमें क्या करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, है ना, कुछ गाइडेंस देते हैं, कुछ गाइडलाइंस देते हैं, जिसे समझकर हम हमारा सही रास्ता चुनते हैं, है ना। अगर हमें कोई ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाने वाला है ना, तो हम ये हमारे सही रास्ते को पकड़कर हम हमारे सही रास्ते पर चलेंगे। वैसे ही ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजर को एक सही रास्ता दिखाते हैं जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकता है उस सही रास्ते में। अगर हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं रहते, अगर हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं रहता जो हमें गाइड कर पाए, तो हम निकल लिए रहते हैं गलत ट्रैक पर। लेकिन आज हम हमारे सही ट्रैक पर क्यों है? क्यों? बिकॉज हमसे जो एल्डर्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, हमें अच्छे संस्कार देते हैं, है ना। जब हमारे पीछे कोई गाइड करने वाला है तो हम हमारे सही रास्ते पर चलेंगे, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है लाइफ में हम उसे अचीव कर पाएंगे। वैसे ये प्रिंसिपल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा पाएंगे। ये एक सही रास्ता दिखाते हैं जिससे हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या करवा पाए, अचीव करवा पाए। आया क्या समझ में? अब आपको लगता है क्या कि ये टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी था? अगर हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ना है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बनाए गए ये प्रिंसिपल्स, इसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ ये हमारा डिलेटेड टॉपिक है, इसमें से हमें कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले, लेकिन अगर हमें
प्रिंसिपल्स पढ़ने मैनेजमेंट के, तो उसके पहले हमें सिग्निफिकेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, हमें नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, हमें एग्जाम पास करना है, उसके लिए हम बैठे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आया समझ में? तो जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हमारे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, क्यों बनाए गए, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर एक जगह हम अप्लाई करवा सकते हैं। अगर हमें हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करवाना है, हमारे गोल्स को अचीव करवाना है, तो ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जब हम प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तभी तो हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे। आए समझ में? तो हमने कुछ इंपॉर्टेंस देखे, कुछ सिग्निफिकेंस देखे। पहला था प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिससे वो मैनेजर को समझ में आता है, वो सिचुएशन को समझ सकता है, वो अपनी जड़ की प्रॉब्लम को समझ सकता है, जिसके वो सिचुएशन को समझने के बाद वो क्या कर सकता है, अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई करवा सकता है ना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा सकता है। सेकेंड है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। प्रिंसिपल्स क्या हेल्प करते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यूज हो, है ना। हमारे कितने रिसोर्सेज रहते हैं? दो, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल रहना चाहिए। थर्ड था साइंटिफिक डिसीजंस, साइंटिफिक डिसीजंस होने चाहिए, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझाता है। जब ये हम हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि इनके इंपॉर्टेंस हमने जो पढ़े वो क्या इंपॉर्टेंट, क्यों क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जब हम प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे ना, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर फिफ्थ है एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करते हैं, क्योंकि अगर हमें हमारे बिजनेस को ग्रो करवाना है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। फिर सिक्स्थ पॉइंट है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, हमारे रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होना चाहिए, है ना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सेवेंथ क्या है? डेवलप्ड ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच। ठीक है, पक्का। जब हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, हमें एक प्रॉपर रास्ता मिलता है, हम उस रास्ते पर चलकर हमारे क्या गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इसलिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। आए क्या ये समझ में? ये टॉपिक समझ में आया? सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, आया समझ में? तो गाइज हम आज के लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं। हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच। एंड जो ये चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।